अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट रुहेल इंतखाब और हम उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और सुबह सवेरे आप उठ गए होंगे, अपने घरों में दफातर में महफूज होंगे। और आज जुम्मा है और हम ये दुआ करते हैं कि आपका दिन आज बहुत अच्छा गुजरे। नाज़रीन, बहुत सारी खबरें आपके सामने रखनी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इकॉनमी की। आपको बताएं कि मुख्तलिफ ममालिक से अच्छी खबरें आ रही हैं जो पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि गुज़िश्ता भी हमने बात की कि जी मॉनेटरी पॉलिसी कम आई और अब लग ये रहा है कि अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें हम डिक्लाइन देखेंगे, जिसकी वजह से एक अच्छा इम्पैक्ट हम अपनी इकोनॉमी में देखेंगे। फिर इन्फ्लेशन का जो रेट है वो भी हमें कम नज़र आएगा, इंटरेस्ट रेट भी हमें कम नज़र आएगा। और जब हम साल क्लोज करेंगे अगले माह, अगले साल जून में, तो अब एक अच्छे नंबर्स के साथ करेंगे और जिससे हमें बेहतर मामलात मईशत के होते हुए नज़र आएंगे। नाज़रीन, स्टॉक मार्केट की बात करें तो आज आपको पता है कि आखिरी रोज़ है और आज क्योंकि नमाज होगी मार्केट में थोड़ा सा डिले आएगा, उसके बाद स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगी। मार्केट की ट्रेडिंग इस वक्त जो है आपको पता है पूरा वीक 77,000 से 78,000 पर रही है। तो स्टॉक मार्केट ने अपने आप को बुलिंग ट्रेंड से आगे लेते हुए गई और काफ़ी हद तक स्टॉक मार्केट बेहतर हुई है। और अगर हम गोल्ड प्राइसेस की बात करें तो आपको बताएं कि मुसलसल अपडेट कर रहे हैं आपको। जो पाकिस्तान में गोल्ड है उसमें हम इजाफा देख रहे हैं और फी तोला कीमत जो है गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वो 2,61,000 पर आ गई है और इसी में हम जो है फ्लक्चुएट होता हुआ देख रहे हैं और तारीख की ये बुलंद तरीन सतह है जिस पर गोल्ड इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और अगर नाज़रीन बात करें हम डॉलर की तो आपको पता है कि डॉलर 278 और अगर ओपन मार्केट की बात करें 280 पे जो है ट्रेड हो रहा है। तो डॉलर ने अपना आप को बहुत ज़्यादा, तो ये स्टेबिलिटी की वजह से हम देख रहे हैं कि जो पेमेंट्स मॉड्यूल्स हैं पाकिस्तान के, और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल बायर्स हैं उनको पेमेंट करनी होती है डॉलर में करनी होती है। तो डॉलर की स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है और उसका इम्पैक्ट फिर हम देखते हैं कि जो दूसरे ममालिक की करेंसीज है उसमें भी आता है। लेकिन अगर डॉलर जो है रुपये के आगे ख़ुद को बहुत तगड़ा करेगा तो आपको पता है कि फिर पाकिस्तानी करेंसी जो है वो कमज़ोर पड़ती है, फिर उसका इम्पैक्ट दूसरी करेंसीज पर भी आता है। नाज़रीन, मज़ीद बात करें तो आपको बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। मुख्तलिफ कंपनीज पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही हैं, लेकिन एक प्रॉपर इकॉनमी प्लान उनको चाहिए। एक प्रॉपर अनसर्टेन सिचुएशन जो इस वक्त पॉलिटिकल है वो नहीं चाहिए। पॉलिटिकल अनसर्टेन सिचुएशन होगी तो कोई भी सरमायाकार होगा वो सरमायाकारी से गुरेज करेगा, वो नहीं करेगा कि सरमायाकारी। उसकी वजूहत ये होगी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गवर्नेंस के मामलात आपके बेहतर होंगे तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट होगी। हम एक दफ़ा आपको ये भी बताएं कि बड़ी शिपिंग कंपनीज की तरफ से ये पाकिस्तान के ऑफर्स किए जा रहे हैं कि पब्लिक पॉलिसी पे जो है वो इन्हिसार करें। पाकिस्तान की जो पब्लिक पॉलिसी और ख़ास तौर पे जो फाइनेंस के मामलात हैं उसको देखें और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर भरपूर कोशिश कर रही है। अगर इदारों की बात करें इस वक्त KCCI है, FPCCI है, मुख्तलिफ जगहों पर तमाम तर जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से सॉर्ट आउट करें इस सिचुएशन को और हमारी जो इकॉनमी है वो एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी बने। और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ये इकॉनमी है। लेकिन दूसरी जानिब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है नाजरीन, वो ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जो आपके फ्यूल प्राइसेस हैं, आपके पेट्रोल के प्राइसेस हैं, आपके बिजली और आपके एनर्जी के मामलात हैं, वो आपकी कमर तोड़ रहे हैं। इन तमाम तर उमूर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अकमल साहब ने, इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत बेहतर तरीके से पाकिस्तान और इंटरनेशनल के जो बिजनेस के इशूज हैं उसको देख रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अकमल साहब, मस्बत खबरें आ रही हैं इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। लोग बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान्स की बातें कर रहे हैं। हमने भी ये पूरा हफ्ता और गुज़िश्ता 2 हफ्ते देखा पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो नंबर्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमें स्टेबिलिटी की तरफ नज़र आ रहे हैं मामलात। मॉनेटरी पॉलिसी भी हमने देखा कि वो बेहतर हुई है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो अगली मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, उसका जो रेट है वो गिरेगा। इन तमाम तर एस्पेक्ट्स में आप अगला क्वार्टर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का है और ईयर क्लोजिंग का है किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है अभी जा तो बहुत अच्छी तरफ रही है और उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें अगेन जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो बड़ा जो है वो इसमें नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारी बहुत अच्छी नहीं है। अदरवाइज जो है अगर आप देखें तो हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, माशी अशारी भी अच्छे, महंगाई भी कम हो रही है, डेफिसिट है वो भी कंट्रोल में है। ये सारी चीजें
अगर हम सामने रखें तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की पोजीशन तो अच्छी है, लेकिन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से जो है वो ये सारे मसाइल जो है ना वो हल भी हो पाए। प्राइसेस की बात मैं लाजमी करूंगा। आप क्या समझते हैं इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है, खाम तेल की बात करते हैं, वो काफ़ी प्राइस उसके हमने कम देखे, फिर बीच में एक इशू आया, वो ईरान कॉन्फ्लिक्ट वाला मामला हमने देखा, फिर बांग्लादेश का मामला आ गया, मार्केट थोड़ा सा इंटरनेशनल जो है वो क्राइसिस का शिकार रही। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की मार्केट क्रूड के हवाले से हम कोई फ़ायदा उठाते हैं? क्रूड ऑयल की अगर आप बात करें तो क्रूड ऑयल देखें, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो है वो बहुत जो है वो नीचे आया हुआ है, और इसको अगर हम फ्यूचर बाइंग के हिसाब से इसको देख लें, इसको खरीद लें, तो बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त वो पैसे नहीं है, वो अमाउंट जो नॉर्मली हमारे पास होनी चाहिए। ये बड़ा जो है ना वो मायूस है कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, जिसमें हमारे पास फॉरेन रिजर्व की कमी है, तो ये बड़ा जो है मसले मसाइल इसकी वजह से पैदा होंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि इस वक्त हम स्टेबिलिटी की अगर बात करें जी, तो आवाज आ रही है? जी अकमल साहब, मैं आपको सुन सकता हूँ। तो आप क्या आवाज आ रही है? सजेस्ट जी सर, आपकी आवाज़ बखूबी आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी, अकमल साहब से हम राब्ता बहाल करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन है वो आपके सामने है कि जो क्रूड ऑयल है, जैसे मोहम्मद अकमल साहब बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट बहुत सस्ता हुआ है, और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या हमारे जो क्रूड के बायर्स हैं या जो हमारी ऑयल मार्केटिंग एंड गैस कंपनीज़ हैं, वो इस पे अगर कोई एक एक्शन प्लान बना सकें और कुछ इस तरह से हम कर सकें कि जो रिजर्व्स हैं वो करके क्रूड को जो है स्टॉक कर लें, क्योंकि अब दिसंबर से पहले पहले एक दफ़ा फिर हम ऑयल जो है उसमें जंप देखेंगे, और उससे पहले ये कहा जा रहा है कि ऑयल इस वक्त थोड़ा कम भी हुआ है, मज़ीद नीचे जा सकता है। अगर मज़ीद नीचे जाएगा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। और आप देखें पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से भी अभी गवर्नमेंट ने भी पेट्रोल प्राइसेस को बहुत मामूली जो है वो कम किया है, लेकिन उसमें गुजर बसर नहीं है आम आदमी का, एक आम आवाम का। एक बड़ा जंप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल में अगर कमी होती है। जो फ्यूल प्राइसेस हैं, जो पेट्रोल प्राइसेस हैं, जो डीजल के प्राइसेस हैं और दूसरे जो ऑयल्स हैं, उसमें इम्पैक्ट उसका आना चाहिए। एक दफ़ा राबता बहाल हुआ है मोहम्मद अकमल साहब से। जी अकमल साहब, आप कुछ अर्ज कर रहे थे? जी, मैं आपसे यही कह रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त ऑयल की प्राइसेस नो डाउट के बहुत नीचे हैं, बहुत कम है, लेकिन हम इससे फायदा इसलिए नहीं फौरी तौर के ऊपर उठा सकते क्योंकि हमारे पास जो है ना रिजर्व ही अवेलेबल नहीं है उतनी तादाद में जितने हमारे पास रिजर्व जो है वो अवेलेबल होने चाहिए। तो इसलिए जो है ना हम फौरी तौर के ऊपर उससे कोई फायदा उठाने की पोजीशन में नहीं है, ठीक है ना। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं, इन चीजों को जो है वो हमें सामने रखना चाहिए, उसके बाद जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज एक्सपोर्ट्स का है हमारी, तो कैसे हम अपने एक्सपोर्ट्स के नंबर को बेहतर कर सकते हैं? इंपोर्ट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है हमारी, तो आप क्या समझते हैं, क्या राय देंगे इस मौजूदा सूरत हाल में? बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा वो डिस्टर्ब है, वो मुतासर हो रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के मामलात के नंबर्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं? नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बहुत बेहतरीन है। हमारा करंट अकाउंट पहली मर्तबा जो है ना एट पार है। हमारी जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का डिफरेंस है वो तकरीबन 22 से 24 बिलियन डॉलर रह गया है, जो कि अच्छा है। इसको हमारी जो रेमिटेंसेज है ना वो कंपनसेट कर रही हैं। रेमिटेंसेज के बाद जो हमारा करंट अकाउंट है वो ओके हो रहा है। हमारे में जो मसला आ रहा है ना वो आ रहा है बैरूनी अदायगियों में। हमें 24 से 25 बिलियन डॉलर की बैरूनी अदायगियां कर रही हैं, उसके लिए हमारे पास जो है वो फॉरेन रिजर्व नहीं है, और यही वजह है कि मुल्क में महंगाई हो रही है, या जो दूसरे मुल्क जो है वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से हमें फंड्स नहीं दे रहे। तो ये सारे जो है ना वो मामलात हैं। अदरवाइज आप देखें तो महंगाई भी नीचे आ रही है, महंगाई की शरह भी, ट्रेड अकाउंट भी हमारा ओके है, मईशत में कोई इतने बहुत ज्यादा मसाइल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होने की वजह से चीजें जो है वो नहीं हो पा रही। अच्छा सर, आपने भी कहा कि बैरूनी अदायगियाँ, आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन से ऐसे चीज़ें हैं जहां पर हम ज़्यादा पे कर रहे हैं या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो उनकी आप क्या हाईलाइट करेंगे कि कौन से ऐसे
फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमको पेमेंट ज्यादा करनी पड़ रही है, या हमारा जो अमाउंट है वो वहां पे लग रहा है? इम्पोर्ट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अगर हम अपनी इम्पोर्ट्स को काबू कर लें या अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें तो ये चीजें जो है ना वो हमारे लिए बहुत बेहतरी का बाइस बन सकती हैं और इसके ऊपर जो है वो हमें फोकस करना चाहिए और इसके ऊपर मौजूदा हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो उसको बहरहाल चीजों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि हमारी जो है वो फॉरेन रिजर्व में इजाफा और रेमिटेंसेज में भी साथ ही साथ वर्क करने की जरूरत है। इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है और जितनी जल्द हमारे पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग आएगी हम जो है वो उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दूसरी अहम चीज है हमारे पास एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अकमल साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, और वो बता रहे थे कि जी बैरूनी अदायगी की वजह से हमें सबसे बड़ा चैलेंज है और उनके अकॉर्डिंगली इस वक्त सिचुएशन बेहतर है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी पर बात करें नाज़रीन, तो ग्राउंड रियलिटी इसके बरक्स है। इन्फ्लेशन की वजह से एक आम आदमी का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है, और ख़ास तौर पे जो मैं जिस अगले नुक्ते पे आ रहा था वो था एनर्जी क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं कि आप अगर सोलर पे भी जाते हैं तो आप उसकी एक गरीब आदमी है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर उसकी मेंटेनेंस का मामला है, फिर उसको मेंटेन करना, फिर दूसरा कि जिस सूबे से आपका ताल्लुक है, अगर हम कराची की बात करें तो के इलेक्ट्रिक है, और अगर आप पंजाब में हैं तो दूसरे सूबों की सर्विसेज हैं, तो वो जो बिजली है वो आपके लिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अभी गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ देने की पंजाब में बात की है, लेकिन वो भी सिर्फ बातें हैं, क्योंकि अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन तब देखेंगे जब अगला बिल आएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको खबरें देंगे खेलों के मैदान से, और खेलों के मैदान से बहुत अच्छी खबरें, और वही ये खबरें खेलों के मैदान से आपको पता है कि मुसलसल अगर 3 हफ्ते की मैं बात करूं तो अरशद नदीम ने जिस तरह से पाकिस्तान का नाम जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया है, तो अब देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होने वाला है। तो यही सब कुछ आपको बताएंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बिजनेस की, और अब बात करेंगे हम खेलों के मैदान से, और खेलों के मैदान से बहुत अच्छी खबरें हैं। इन तमाम तर उमूर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है, हमारे एंकर हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं शहरियार साजिद ने। शहरियार अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम रोहिल, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। शहरियार हमें ये बताइए कि सबसे पहले जो विमेन मैचेस हो रहे हैं इस हवाले से हमें अपडेट करें, और जो बांग्लादेश की टीम है उनका जो मेज़बानी का वेन्यू था वो यूएई शिफ्ट हो गया है, उस हवाले से आप क्या ब्रीफ करेंगे, क्या खबरें हैं? रोहिल देखें, बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए खवातीन की क्रिकेट टीम जो है उन्होंने जाना था बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश के हालात जो इस वक्त चल रहे हैं, जो वहाँ पे फसादात हो रहे हैं, और ख़ासतौर पे हसीना वाजिद तो यहाँ से इंडिया चली गई, उसके बाद भी हालात जो हैं वो अब तक जो है वो स्टेबल नहीं हुए हैं। तो उसकी वजह से ICC और जो दूसरे जो ममालिक थे जिनकी टीमों ने आके यहाँ पे बांग्लादेश पे खेलना था, उन सब के जो ट्रैवल एडवाइज़र थे उन्होंने एक ख़त लिखा था ICC को कि हमारी टीमों को जो है वो सेफ्टी नहीं होगी, वहाँ पे जाके खेलने पे सेफ नहीं है हमारी टीमें। और वैसे भी खवातीन की क्रिकेट टीम थी, उनके लिए ज़्यादा आप ये कह लें सिक्योरिटी जो है वो देखना पड़ती है। इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए जो है वो इन्होंने जो है वो मैच शेड्यूल जो है वो यहाँ से शिफ्ट कर दिए UAE के अंदर, और दुबई और शारजा के अंदर जो है वो अब जो है वो खवातीन क्रिकेट टीम जो है वहाँ जाएंगे और खेलेंगे। लेकिन जो राइट्स थे बांग्लादेश के पास मेज़बानी के, वो बांग्लादेश के रहेंगे, वो कहीं और नहीं गए, लेकिन वो उनके पास रहेंगे। और लेकिन टीमें जो है वो वहाँ आकर खेलेंगे। पाकिस्तान, इंडिया समेत जो है वो 10 टीमें जो है वो इन एक्शन जो है वो नजर आएंगी हमें 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। क्या बात है। अब जरा चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। शहरियार ये बताएं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में तैयारियां जारी हैं, उसकी जो मरम्मत का काम है, उसको बेहतर बनाने का, खूबसूरत बनाने का जो काम है, वो कितनी हद तक आगे बढ़ चुका है, और क्या खबरें इस हवाले से आपके पास? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी की जहाँ तक बात है, मोहसिन नकवी जो PCB के चेयरमैन है, उन्होंने फाइनल जो डेट की है, उन्होंने कहा कि दिसंबर के अंदर जो है हमें सब कुछ जो है वो वाइंड अप करना है, और दिसंबर तक हमें तैयारियां जो है कंप्लीट करनी है। बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर हम कज़ाफ़ी स्टेडियम की हालत देखें या नेशनल स्टेडियम को देख लें, क्योंकि नेशनल स्टेडियम भी इस वक्त जो है वो आप ये कह लें कि आधे से ज़्यादा जो है वो नीचे गिरा दिया गया, और अभी मलबा उठाने का काम जो है उधर जारी है, और ये भी तकरीबन इसमें भी अच्छे खासे दिन लग जाएंगे। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि दिसंबर तक जो है इसको फाइनलाइज किया जाएगा, क्योंकि कराची में और इसके अलावा लाहौर में, रावलपिंडी के अंदर जो वो मैचेस खेले जाएंगे, बजट बहुत ज़्यादा इस पर लगाया गया है।
तो यकीनन इसको ख़त्म भी करना है। और इंटरनेशनल लेवल, खैर हमारे स्टेडियम पहले भी इंटरनेशनल लेवल ही के थे, लेकिन अब जो है वो इसको मज़ीद इंटरनेशनल लेवल के उस पे जो है वो लेकर जा रहे हैं। और कोशिश यही है कि दिसंबर तक मैच दिसंबर तक जो है ये तमाम जो रेनोवेट का काम है ये कंप्लीट कर लिया जाएगा, और फरवरी के अंदर चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है और उससे पहले टीमें जो है वो आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनके प्रैक्टिस मैच भी जो है वहाँ पर होंगे। तो कोशिश यही की जा रही है कि दिसंबर तक जो है इसको फाइनल कर दिया जाए। और जिस तरह मोहसिन नकवी जो इस वक्त लगे हुए 24/7 जो है वहाँ पर काम चल रहा है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि ये ग्राउंड जो है वो तैयार हो जाएंगे। और जहां तक मैं कदाफी स्टेडियम की बात करूं, यहाँ पे नेशनल स्टेडियम की बात करूं, जो देखें कदाफी स्टेडियम की तो खैर पूरी बिल्डिंग दोबारा नए सिरे से बनेगी और मलबा तो वहाँ पे हट चुका है और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा होना शुरू हो चुका है। और कराची में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है, लेकिन कराची के अंदर 5 मंजिला जो है ये इमारत बना रहे हैं, और इसके साथ जो 2 हमारे इंक्लोजर थे वो भी उसके अंदर जो है इन्होंने ऐड कर दिया, और वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी होगी। और जो स्कोर बोर्ड हमारा पुराने जमाने का था उसको भी चेंज करके डिजिटल बॉक्स को लेकर आ रहे हैं, मीडिया बॉक्स बिल्कुल अलग कर रहे हैं। इसके अलावा जो ड्रेसिंग रूम था वो बहुत छोटा था नेशनल स्टेडियम का, उसको बड़ा कर रहे हैं ताकि जो हमारी जो गैर मुल्की टीमें यहाँ पर आएंगी तो वो एक अच्छा सा उनको जो है ना तासुर मिले। ठीक है शरियार, जरा मौजूदा बात कर लेते हैं पिंडी टेस्ट जो चल रहा है, और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि बहुत अच्छा मैच देखने को मिला। आज वाले से आप क्या अपडेट करेंगे नाजरीन को? देखें, पहले जब टेस्ट मैच शुरू होने से पहले कहा यह जा रहा था कि जो पिच है वो फास्ट बॉलर के लिए जो वो साजगार होगी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। और यहाँ पर जिस तरह से हमारे रिजवान ने और शान सऊद ने सऊद शकील ने जिस तरह से खेला है, मेरे ख्याल में क्योंकि हमारे यहाँ पे मिडल ऑर्डर अगर हम माजी में भी देखें तो हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज हुई है उन सब के अंदर जो है वो मिडल ऑर्डर जो है वो बेहतरीन रहा है। शुरू में हमारी विकेट गिरी, बाबर आजम 0 पे आउट हो गए, शान मसूद आउट हो गए, साइम जो जल्दी चले गए, लेकिन जिस तरह से इन्होंने रिजवान ने और सऊद ने संभाला है, इस पे कोई शक नहीं कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है, बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है, छक्के भी लगे, चौके भी लगे ग्राउंड के अंदर, और उन्होंने जिस तरह से संभाला है, क्योंकि टीम एक वक्त में लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसको बहुत अच्छा सा उन्होंने स्टेबल किया, और स्टेबल करने के बाद जो है वो मैच को बरकरार रखा, और 448 के ऊपर जो वो टीम डिक्लेयर कर दी गई है। अब बांग्लादेश की टीम ने मैचेस जो है वो शुरू किए खेलना, और 27 रन के ऊपर उन्होंने कल ख़त्म कर दिया था। आज दोबारा जो है वो मैच शुरू हो चुका है, और तकरीबन 421 रन जो है वो इस वक्त बांग्लादेश की टीम को चाहिए। देखते हैं किस तरह से खेलते हैं। और पाकिस्तान के पास बॉलर भी अच्छे हैं, पाकिस्तान के पास बैट्समैन भी अच्छे हैं, और पाकिस्तान के पास अभी पूरी एक इनिंग भी जो है वो बाकी है, लेकिन बांग्लादेश खेल रही है। बांग्लादेश के बाद अगर हम बात करें उनके बॉलर्स की, तो उनके बॉलर्स कोई इतनी, अगर हम उनके इदाद शुमार पर जाएं तो इतना कुछ अच्छा उनका परफॉर्म नहीं किया हुआ उन्होंने। और पाकिस्तान होम ग्राउंड, जाहिर है पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा खेलता है, और जिस तरह से इन्होंने खेला और जिस तरह से उनके, क्योंकि देखें बांग्लादेश के जो बॉलर हैं ना, उनकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 132-135 किलोमीटर है, तो वो उसके सामने तो पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो वैसे ही अच्छा खेलते हैं, और इस वक्त भी जो है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और सऊद शकील की बात की जाए तो माजी में भी अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेला था, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, और 1000 रन है वो अब टॉप पर आ चुके हैं, ये भी उन्होंने एक रिकॉर्ड जो है वो कायम कर दिया है। शरियार, मौसम बताएं, आज पिंडी का मौसम कैसा रहेगा? क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैच कहीं मुतासर तो नहीं हो जाएगा मौसम की वजह से? देखिए, 5वां स्पेल जो है वो इस वक्त आने वाला है, और जिससे पंजाब और खासतौर पर शुमाली इलाका जात, और अगर हम रावलपिंडी की बात करें क्योंकि मैचेस वहीं पे हो रहा है, दूसरा टेस्ट मैच भी जो है वहीं पे खेला जाएगा, तो बारिशें ज़रूर होंगी और बारिश से डिस्टर्ब भी हो सकता है मैच। लेकिन जो आज का मैच है, आज की इनिंग जो है वो पूरी निकल जाएगी, बल्कि इसके बाद कल का दिन भी जो है वो भी हो जाएगा। उसके बाद जो है वो बारिशें मुतवक्किल हैं 3 से 4 दिन, यानी हम ये कह सकते हैं 27 से जो है वो बारिश का जो है वो सिलसिला शुरू होगा, और 2 सितंबर तक जो है वो तकरीबन जारी रहेगा। लेकिन ये है कि दूसरा टेस्ट मैच जो है वो थोड़ा सा मुतासिर से हो सकता है, लेकिन पहला टेस्ट मैच जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बगैर बारिश के। हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो होती रहेगी, क्योंकि साजगार है इस वक्त मौसम। इस वक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन हो रही है, खलीज बंगाल में जो एक हवा का कम दबाव हुआ है, और बहर अरब से जो इनको एक नमी मिल रही है, उसकी वजह से जो है वो एटमॉस्फेयर बना है, बारिश के लिए साजगार हुआ है। और पंजाब में वैसी बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, खासतौर पर इस्लामाबाद, पिंडी के अंदर, जुड़वा शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इस वक्त भी ये देखा जा रहा है कि पहला मैच हो जाएगा, उसके बाद दूसरे मैच के अंदर जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बारिश जो है वो आड़े आ सकती है। जी रोहेल, ठीक है, अब देखते हैं कि आज क्या सूरत हाल रहती है। शहरियार, आज अच्छा मैच देखने को मिलता है या नहीं मिलता? आपका बहुत शुक्रिया शहरियार साजिद, आपने बताया कि आज देखते हैं क्या होता है। नाज़रीन, ये सिचुएशन है
खेलों के मैदान से। और अब आपको बताएं कि गवर्नमेंट बड़ा कोशिश कर रही है कि किस तरीके से हम गाड़ियों की जो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हो रही थी कि उसको लाने का सिस्टम बनाया जाए और थोड़ा सा डिपेंडेंसी जो है हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लेकर आएँ। तो हुकूमत ने इस पर बात की है, लेकिन क्या बात की है तो एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे खेलों के हवाले से और अब आप बात करेंगे हम कि गवर्नमेंट जो है कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को फ़रोग देना, यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां फ़रोग देना, जिसमें गाड़ियां भी होंगी, रिक्शे भी होंगे, मोटरसाइकिलें भी होंगी। या गवर्नमेंट इस हवाले से एक प्रॉपर मुस्तवदा यानी कि एक प्रॉपर फार्मूला पॉलिसीज़ और एक बनाकर जो है वो रख रही है और को किस तरह से बनाना होगा, इसके स्टेशंस पे जो है वो बैटरीज कैसे चार्ज होंगी और किस तरह से आवाम को सहूलत देनी है। और डेफिनेटली इसमें एनर्जी का भी इस्तेमाल होगा, तो कौन सी एनर्जी दी जाएगी, इन तमाम तर इशूज़ पर गवर्नमेंट इस वक्त जो है प्लान कर रही है। और लग ये रहा है कि अब पाकिस्तान में हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस्तेमाल होते हुए कमर्शली उसको देखेंगे और जो है मुस्तफ़ीद होंगे और हम फ़ायदा उठा सकेंगे और बहुत बड़ी कॉस्ट नाज़रीन हमारी फ्यूल की बचेंगी। इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अब्दुल रहमान साहब ने, जो कि डायरेक्टर हैं टेक्नोपैक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ मैं। परफेक्ट सर। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हम सुन रहे हैं कि जी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएंगी। अब गवर्नमेंट कह रही सिर्फ गाड़ियाँ नहीं आएंगी बल्कि हम मोटरसाइकिलें, रिक्शे और जो भी जो गाड़ी चलाएगा वो इलेक्ट्रिक होगी। उसके लिए मुस्तवदा तैयार कर लिया गया है, कवानीन बनाए जा रहे हैं, पॉलिसीज मुरतब हो रही हैं। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए जनाब, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पॉलिसी है ये नई नहीं है। ये 2021 से 26 की जो ऑटो पॉलिसी आई थी उसी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी पॉलिसी उसका पार्ट थी और उसके तहत गवर्नमेंट ने ईवी स्पेसिफिक पार्ट्स जो हैं, यानी वो पार्ट्स जो सिर्फ ईवी में लगते हैं और आईसी इंजन की गाड़ियों में नहीं लगते, उसके लिए टैक्स ब्रेक दिया था। वो 1% ड्यूटी पे इंपोर्ट किए जा सकते हैं पाकिस्तान में। तो ये पॉलिसी तो 2021 की है और पे कुछ खासतौर पे मोटरसाइकिल सेगमेंट में कुछ थोड़ी तेज़ी नज़र आ रही है, मगर डाटा ये कहता है कि 2021-22 में जो है वो कोई 7,000 7,500 मोटरसाइकिल्स पाकिस्तान में बनी और बिकी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। अगले साल यानी 22-23 में वो डबल होके 15,000 हो गई, मगर अब जो साल ख़त्म हुआ है 23 और 24 का, तो वो तकरीबन 14,000 कुछ ही रही, यानी कुछ नेगेटिव ही हुई हैं, ग्रोथ उसमें कोई पॉजिटिव ग्रोथ नहीं हुई। तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज है और मार्केट हमारी अगर मोटरसाइकिल की है कोई 1.3 से 1.5 मिलियन, उसमें 14,000 15 लाख में से 14,000 गाड़ी अगर मोटरसाइकिल बिकती है ईवी, तो ये तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। ऐसा ही है। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान की मार्केट एनवायरनमेंट को भी हमने, दुनिया में कुछ और एनवायरनमेंट है यहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा मैक्रो इकनॉमिक डिस्टेबिलिटी है, सूरत हाल, लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हैं, बिजली का बिल और गैस के बिल परेशान कुन हो गए हैं। वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा चार्म नहीं नज़र आता कि एक मोटरसाइकिल जो इलेक्ट्रिक है वो तकरीबन डबल प्राइस या 1.7 टाइम्स है एक नॉर्मल आईसी इंजन की बाइक से। तो आप जो पेट्रोल में सेविंग आपने करनी है वो सेविंग का 70% तो आप इनिशियली दे देंगे बाइक की हायर प्राइस में। दूसरा ये है कि ईवी चाहे वो गाड़ी हो या बाइक हो, उसके अंदर एक बड़ा डाउन साइड ये है, जो अब तक जितनी भी मार्केटिंग हो रही है और जो ईवी का फैड और सारी बातें आ रही हैं उसमें ये बात बिल्कुल नहीं की जा रही। पेट्रोल की सेविंग और मेंटेनेंस की सेविंग की वर्किंग मोटरसाइकिल की कंपनियां भी और एक गाड़ी की कंपनी में भी रिसेंटली एक गाड़ी लॉन्च की है, उनका मैंने एक पेपर देखा था, उसमें ये वर्किंग तो दी जा रही है कि सेविंग क्या होगी, मगर ये बात बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया जा रहा
कि जो 6 से 8 साल बाद जब उसकी ईवी की बैटरी, लिथियम बेस्ड बैटरी, चाहे वो लिथियम आयन हो या लिथियम फॉस्फेट हो या सोडियम हो, हम्म। वो बैटरी की इतनी ज़्यादा कीमत है कि जब वो बैटरी 6 से 8 साल में रिप्लेसमेंट की तरफ जाएगी और नई बैटरी लगेगी, तो गाड़ी की कीमत का 30% आपको वन टाइम देना होगा। मुझे ये सेंस नहीं समझ में आता कि 6 साल पुरानी गाड़ी के ऊपर, जिसकी अपनी वैल्यू जो है वो बहुत नीचे हो चुकी होगी इस्तेमाल के बाद, उस पे जो है वो बैटरी को बदलना फीजिबल होगा, या जो सेविंग आपने पेट्रोल में की होगी उससे ज़्यादा तो आपको बैटरी रिप्लेसमेंट के ऊपर जो है कॉस्ट आएगी। तो क्या होगा? क्या 6 साल बाद वो गाड़ियाँ स्क्रैप होना शुरू हो जाएंगी? क्योंकि कोई फीजिबिलिटी नज़र नहीं आती कि उसके अंदर कोई बैटरी चेंज होगी आफ्टर 6-7 ईयर। तो इतना इतना सिंपल नहीं है ये इक्वेशन, जितनी शायद समझी जा रही है कि जी ईवी आएगी तो लोगों को बचत शुरू हो जाएगी। अगर कोई आदमी जो है वो 7-8 हज़ार रुपए महीना बचाता है पेट्रोल और ईवी के बीच में, और वो आप जमा करते जाएं, तो जितने की बैटरी उसको 6-7 साल बाद बदलनी है, वो एक बार उससे ज़्यादा ही पैसे उसको देने होंगे। तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल। उन इकोनॉमीज में जैसे आप वेस्ट में देखते हैं, जी। अमेरिका में देखते हैं और यूरोप में देखते हैं और जापान और जो भी फर्स्ट वर्ल्ड है, वहाँ पे वैसे ही रिवायत और वैसे ही जो उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट है और लेबर कॉस्ट है, वहाँ 6-8 साल बाद गाड़ी वैसे ही स्क्रैप हो जाती है, जंकयार्ड चली जाती है और नए मॉडल और नई गाड़ी आ जाती हैं। बहुत सारे मुल्कों में पॉलिसी है, एंड ऑफ लाइफ पॉलिसी है, उससे ज़्यादा पुरानी गाड़ी इस्तेमाल नहीं हो सकती। कहीं ये रूल है कि इस शहर में नहीं हो सकती, कहीं ये रूल है कि ये गाड़ी इस्तेमाल ही नहीं हो सकती, आपको स्क्रैप करनी होगी। वहाँ तो बात समझ में आती है कि आपको आईसी इंजन भी अगर 7-8 साल बाद स्क्रैप करनी है तो ईवी गाड़ी 8 साल बाद स्क्रैप करेंगे। मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ हम 30-30 साल पुरानी गाड़ियाँ बड़ी आम सड़कों पे देखते हैं और हमारे यहाँ मोस्टली गाड़ियाँ स्क्रैप नहीं होती हैं और वो ही मेंटेनेंस हो के और पार्ट बदल बदल के चलती रहती हैं। आप मिसाल ले लीजिए बेडफोर्ड ट्रक की, कि बेडफोर्ड ट्रक जो है वो 30 साल से तो बनता नहीं है, दुनिया में कहीं शायद नहीं मिलता, मगर हमारी आज भी ट्रक की पॉपुलेशन में बेडफोर्ड से ज़्यादा कोई ट्रक नहीं है, आपको बहुत आम। तो क्या होगा हमारे यहाँ? तो वो कल्चर ही नहीं है कि 6 साल बाद गाड़ी स्क्रैप होगी। तो 6 साल बाद जब ईवी की आप बैटरी बदलने जाएंगे, तब आपको रियलिटी चेक होगा कि ईवी की बैटरी आपकी गाड़ी की कीमत इतनी नहीं होगी जितने की नई ईवी आपको डालनी पड़ेगी उस वक्त। तो क्या होगा उस वक्त? तो कस्टमर अगर ये समझता है कि जी ये मेरे पैसे बच जाएंगे पेट्रोल और इलेक्ट्रिक के बीच में, तो उसके अपने मसाइल बहुत सारे हैं और एंड में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी सेविंग पाकिस्तान जैसी मार्केट में कस्टमर को मिलेगी। एक और स्टडी अगर आपको मैं जी। बताऊं, इंडिया में एक स्टडी है कि इंडिया में जो लोग ईवी पे कन्वर्ट हुए हैं, जाहिर है इंडियन इकोनॉमी हमसे कहीं आगे बहुत है बेहतर है सर, और कोई वहाँ कंपैरिजन नहीं है। जी जी। जी, तो मैंने एक स्टडी अभी रिसेंटली पढ़ी है कि 52% ऑफ ईवी ओनर्स इंडिया वांट्स टू गो बैक टू आईसी इंजन, और वो ईवी के जो मसाइल हैं और जो स्ट्रेस है, चार्जिंग स्ट्रेस है कि आपका चार्ज खत्म हो गया तो आपको प्रॉब्लम होगी, या एक शहर से दूसरे शहर जो मूव कर रहे हैं उसका स्ट्रेस है कि बीच चार्ज करनी होगी, तो 52% ऑफ द पॉपुलेशन वांट्स टू गो बैक टू आईसी इंजन। तो ये उस जगह की बात कर रहा हूँ जो हमसे फिर भी मिलती जुलती इकॉनमी है, वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। और वहाँ पे ये इस तरीके की स्टडी है और इस तरीके की बात अभी रिसेंट मैंने कोई 2 हफ्ते पहले ये एक स्टडी पढ़ी है। बहुत अच्छा आप इस पे बात करें। सर मेरा एक सवाल है इस पे आपका, जो हमारी अभी लोकल मार्केट है, लोकल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, 3 बड़ी कंपनीज़ हैं, उनकी इस वक्त आप देखें कि किस तरह से वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्स तो नहीं हो रही, वो असेंबलिंग करके कर रहे हैं। फिर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हाई प्राइसेस हैं, फर्दर ये कि ओन लिया जाता है। हम ईवी की इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपने ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान की इकोनॉमी की रख दी और कॉस्ट इफेक्टिव होकर हम सोच रहे हैं, लेकिन आपने जो हकाइक रखे कि वो हमें कॉस्ट इफेक्टिव नहीं लग रही। फर्दर इसमें टैक्सेशन आएंगे, फिर जो आम आदमी है, आप और हम लोग जो यूज़र होंगे, एंड यूज़र्स होंगे, वो फिर बैटरीज़ के इशू, स्टेशंस की आपने बात की कि कहाँ कहाँ स्टेशंस बनाएंगे, तो हमारे जैसी मार्केट में, हमारे जैसे बाज़ार में जो हमारा ये इलेक्ट्रिक का और ये जो गाड़ियों का बाज़ार है, उसमें किस तरह से हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है।
देखें, आपने दूसरी बात भी की तो मुझे उसका भी थोड़ी सी वजाहत आपको मैं दे दूं। रियलिटी कुछ और है और परसेप्शन कुछ और है। मैं समझता हूँ इसमें ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कोताही है कि वो अपनी सही प्रोजेक्शन नहीं कर सका, और ये बात बार बार होती है कि जी 3 कोई कंपनियां हैं और उनकी कोई इजारादारी है, अब्दुल जैसे रहमान अभी साहब आपने भी मुख्तसर कहा। मुझे बता दें, इस पे भी ऑन लिया जाएगा क्या? बुकिंग पहले होगी? देखें देखें देखें, इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऑन नहीं है। ऑन अगर है कोई तो उसको काइबर प्लस 3% का पेनल्टी देनी पड़ती है कस्टमर को, अगर कोई गाड़ी 2 महीने के अंदर डिलीवर ना हो। तो अगर किसी को गाड़ी देर से मिलती है तो उसके पैसे पे उसको जो वो बैंक से रिटर्न ले सकता है उससे भी 2% 3% ऊपर रिटर्न कार कंपनियां देने की पाबंद है। इस वक्त की सूरत हाल ये है, और मोर देन इनफ कंपटीशन है। इस वक्त 13 गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है। 3 कंपनियों की कहानी आज से 4 साल पहले खत्म हो चुकी है। तो ये तो मेरी एक वजाहत थी जो मैं चाह रहा था आपको दूं। दूसरी बात यह है कि ईवी पे ऑन होगा या नहीं होगा। देखें, कोई इंडस्ट्री जब चलेगी और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग उसकी ईवी की, तो मैं नहीं समझता मार्केट इतनी तेज होगी और मार्केट ठीक। इतनी ज्यादा डिमांड होगी हम के ऑन जैसी कोई चीज उसके अंदर हो। एक चीज की सही। तरफ और वजाहत आपको जी। करूं। देखें, और अपनी रियलिटी को देखना होगा कि जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है दुनिया भर में, रात को वहाँ गाड़ियाँ पार्क होती हैं और वहाँ चार्ज होती हैं और सुबह को कस्टमर वहाँ से गाड़ी अपनी लेता है। अब उस सूरत हाल अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अगर मैं खास तौर पे कराची की बात करूं, मैं अपने घर से अगर 1 किलोमीटर दूर, आधा किलोमीटर दूर किसी स्टेशन पे अपनी गाड़ी खड़ी करता हूं और पैदल अपने घर की आता हूं, तो मैं इतना इनसिक्योर फील करता हूं उस आधे ठीक है, आप किलोमीटर बहुत में कि बेहतर मेरे बात कर रहे हैं अब्दुल रहमान साहब। बहुत माजरत, हमें दूसरे सेगमेंट पे जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह इस पे हम मज़ीद आपसे बात करेंगे और आपसे राय लेंगे। और आपने एक अच्छा हमें सजेशंस दिए हैं, इवन के इंस्टीट्यूशंस को भी दिए हैं, गवर्नमेंट को भी दिए, तो ये लोग इसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ईवी वाले मैटर पे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। नाज़रीन, हम मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त आप देखें कि लोग बड़ा हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं। अगर हम देखें कि हर आदमी जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहता है। हेल्दी लाइफस्टाइल में आता है कि क्या है, आप ग़िज़ा क्या ले रहे हैं। और हर किसी को आजकल इतनी परेशानी है, ब्लड प्रेशर है, बीमारियां हैं, और वज़न बढ़ रहा है लोगों का सोचने से, एंजाइटी से, और जो भी मिल जाता है लोग खा लेते हैं। और शुगर का इंटेक इतना ज़्यादा हो गया है कि वो उनका जिस्म फूलने लगता है। फिर दीगर बीमारियां होती हैं, फिर मेडिसिन होती हैं, उसका भी रिएक्शन होता है। तो लोग बहुत जल्दी मुख्तलिफ डाइट्स प्लान करते हैं, कीटो डाइट करते हैं, फिर 1 माह में वज़न कम करना है, 2 हफ्ते में करना है। तो इन तमाम तर इशूज़ पर बात करेंगे कि क्या बेहतर होता है, किस तरह से आप डाइट प्लान अपना रख सकते हैं, क्या हेल्दी ग़िज़ा आप ले सकते हैं, और कितनी मकदार में आप खाना खा सकते हैं। इन तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया गया हिना अनीस ने, और ये बेहतर तरीके से बता सकती हैं न्यूट्रिशंस के हवाले से, कंसल्टेंट हैं। हिना, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा टॉपिक है कि हम आजकल लोग लाइफस्टाइल तो चेंज करना चाहते हैं बट सॉरी टू से कर नहीं रहे हैं और क्विक फिक्सेस की तरफ जा रहे हैं। एम आई राइट? हिना, हमें तो ये जी हमें ये बताइए कि किस तरह से जो है वो डाइट प्लान हम ले सकते हैं बेहतर, और किस तरह से वजन कम हो सकता है। आवाम बस जानना चाह रहे हैं कि आप उनको दुबला कैसे कर सकती हैं, वजन कैसे कम कर सकती हैं। देखिए, बड़ा आसान सा मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ जिसमें आवाम को कोई मैथ्स करने की जरूरत नहीं होती। एक होती है कैलोरी यानी नशास्ता, यानी हर खाने में हरारत है, नशास्ता है, कैलोरी जो हम खा रहे हैं। आपको आपके जिस्म को, हर इंसान को एक रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के हिसाब से कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। एक कैलोरी की रिक्वायरमेंट, अगर मुझे जितनी मेरी बॉडी को सस्टेन रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए जितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं उससे थोड़ी सी भी कम खाऊंगी तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा वजन कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं समझते। वो समझते हैं कि कीटो डाइट हो गई या कोई भी फैंसी हो गए या रोटी और चावल को जिंदगी से बिल्कुल निकाल के बाहर फेंक देने से वो पतले हो जाएंगे। अच्छा या हिना, तो हम इसी पे बात करते हैं। मुझे बताएं कि कैसे हम ये तयन कर सकते हैं कि भाई मेरी जिस्म को इतनी कैलोरीज की ज़रूरत है या XYZ के जिस्म को इतनी कैलोरीज की ज़रूरत है,
इसका तायुन किसने करना है और कैसे फिर हम आगे डाइट प्लान की बात करते हैं? सबसे पहली बात तो इसका तायुन आपके डॉक्टर, आपके न्यूट्रिशनिस्ट, आपके डाइटिशियन को करना है। ठीक है। जिसमें सबसे बड़ी स्पेशलिटी है जो आपके न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन की स्पेशलिटी आती है, उसने इस चीज का तायुन करना है। तो उसके पास एक विजिट तो होना लाजमी ही लाजमी है। इसमें मैं दूसरी चीज ऐड कर लूं कि आजकल जो गूगल हम सबके दोस्त और डॉक्टर बन चुके हैं ना, इस वक्त YouTube। पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान यूट्यूब भी दे रहा है, और यूट्यूब पे अनऑथराइज्ड, अनक्वालिफाइड, अनसर्टिफाइड, बगैर किसी अकाउंटेबिलिटी के घर का हर बच्चा, हर नानी, हर फुप्पा, हर चाची टोटके दे रहा है, मशवरे दे रहा है, डाइट प्लान दे रहा है। यानी मैंने अपनी जिंदगी में ये किया तो तुम भी ये कर लो। बराबर में देखते हैं तो एक पीर फकीर और एक मौलवी और एक डाइटिशियन बराबर में बैठा हुआ होता है, ऐसा यूट्यूब से लग रहा है। तो देखें, ये सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यूट्यूब पे वो लोग सिर्फ अपनी यूट्यूब को पैसे कमाने के लिए वो लोग इतने गलत मशवरे दे रहे होते हैं कि आप एक हफ्ते में 7 किलो वजन कम कर सकते हैं। मैं बताती हूँ, इंसानी जिंदगी के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि वो एक हफ्ते में कोई 7 किलो वजन कम करे। या तो वो पानी या हवा पे रहेगा तो वो 7 किलो वजन वो कम कर सकता है। एक जीता जाता है इंसान तो कम कर नहीं सकता। या वो जो दूसरा बहुत ही गलत अप्रोच आजकल मार्केट में आ गया है कि ओवर द काउंटर इतनी ड्रग्स मिलने लगी, ड्रग्स इन अ सेंस ऑफ मेडिकेशन, जो कि वीगोवी है, ओज़ेम्पिक है, या ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि लोग ये समझते हैं कि ये खा पी लेने से हम पतले हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, ये है। सर्टेन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए बनाई गई है, सिर्फ 5-6 किलो वजन कम करने के लिए नहीं बनाई गई है। सबसे पहले तो अवामुन नास को ये समझना लाजमी है। दूसरी बात है कि आपने अभी बड़ा प्यारा सवाल किया कि कैलोरीज का हमें कितना पता चलेगा कि हमने कितनी खानी है। देखिए, एक अगर 50 किलो की एक नॉर्मल बॉडी है तो उसके लिए जो एक कैलोरी डाइट प्लान बनेगा ना, अगर उसको हेल्दी रहना है तो 1500 से 2000 तक का बनेगा, उससे ज्यादा का नहीं यानी बनेगा। 1500-2000 एक दिन का हो ये गया। मेंटेनेंस, हाँ, मेंटेनेंस कैलोरी, उसकी बॉडी इसमें तीनों 50 वक्त किलो का पे खाना मेंटेन शामिल है रहेगी। है ना? तीनों वक्त का खाना, तीनों वक्त का खाना शामिल है। अब अगर आपको इससे वजन अपना कम करना है तो आपको 1200 पर आना पड़ेगा, आपको 1300 पर आना पड़ेगा, और हेल्दी ईटिंग प्लान के जरिए आना पड़ेगा। 1200, 1300 या 1000 कैलोरी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने 2 बर्गर या एक, बिल्कुल भी ये नहीं कि सारा दिन सब्जियां खाते रहे। 1200 से 1500 कैलोरी के दरमियान में आप बहुत अच्छा पूरे दिन का खाना हेल्दी तरीके से खा सकते हैं। वो कैसे मुमकिन होगा? पोर्शन कम कर दें 1200-1300? पोर्शन नहीं, सेंसिबल ईटिंग। सबसे पहले तो आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को, मिनरल्स और विटामिन को समझ लें। इसके बाद ये देखें, लोग अक्सर मुझसे आके कहते हैं रोटी और चावल छोड़ देंगे तो क्या पतले हो जाएंगे। देखें, कार्बोहाइड्रेट में जिसमें रोटी, चावल, ये सारी चीजें होती हैं, उसकी कैलोरीज उतनी है, उसका कोई कसूर नहीं है इतना कि उस बेचारे को पूरा जिंदगी से निकाल के बाहर भेज दिया। हमारे ब्रेन का ग्लूकोज, और हम पाकिस्तानियों को जब तक रोटी ना मिले, राइस ना मिले, हम लोग का नहीं होता गुजारा। देखिए, यही है ना, और फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाता है कीटोजेनिक डाइट से। कीटोजेनिक डाइट का मतलब है कि आपकी बॉडी फैट पे डिपेंडेंट हो गई। ठीक है, अब वो क्या हेल्दी फैट नहीं है, आर्टिफिशियल फैट पे आपने अपनी बॉडी को डिपेंडेंट कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी किडनी खराब हो जाएंगी, आपका हार्ट पे प्रॉब्लम आएगी, आपकी आर्टरीज ब्लॉक होने लगेंगी। तो हेल्दी ईटिंग प्लान ये है कि आपने जो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें ओट्स, ज्वार, जई, बाजरा, दालें, ये सारी चीजें आ जाती हैं, इन सबको मिक्स करके इनके आटे की रोटी का इस्तेमाल करना है। तो ये और आप जो चीजें बता रही हैं ये तो बहुत बेहतरीन है, और ये तो इसमें बेहतरीन चीजें हैं। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में ये आसानी से मिलती हैं, दस्तयाब है, आराम से। हैं। और अगर हम जो विलायती और वेस्टर्न डाइट की तरफ जा रहे हैं ना, जो आजकल जिसको कीटोजेनिक डाइट, जिसको मेडिटेरियन डाइट, ये हमारे लिए नहीं बनी है। मैं हमेशा कहती हूँ ईट सीजनल। अच्छा हिना, ये बताएं, हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, आखिरी और अहम सवाल कि क्या डाइटिंग के दौरान आप जो है चीनी छोड़ दें, बिल्कुल शुगर बिल्कुल छोड़ दें? और जिसका जी हम लोगों का देखते हैं ब्लड प्रेशर लो हो गया है, शुगर नहीं ले रहे, डाइटिंग कर रहे हैं, इसका मुझे बता दें। अच्छा, क्या करते हैं लोग कि चीनी भी छोड़ देते हैं, रोटी चावल भी छोड़ देते हैं, सारे कार्बोहाइड्रेट एकदम छोड़ के सिर्फ प्रोटीन 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 खा रहे होते हैं। तो मुझे पता है कि प्रोटीन जिस्म में जाके डाइजेस्ट कैसे होगा। मैं शुगर खाने की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स खाएं। कार्बोहाइड्रेट भी आपकी बॉडी में जब जाके बदलते हैं ना, तब्दील होते हैं, तो वो शुगर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया हिना अनीस, आपके वक्त कम है और आपने बहुत कि जी आप अगर 50 किलो आपका वजन है और 2000 कैलोरीज आपको पर डे लेनी है तो आप कैलोरीज कम कर दें,
1200-1300 कैलोरीज पर डे ले सकते हैं और हेल्दी ईटिंग कर सकते हैं। आई होप आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे अब मंडे को मुलाकात होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे और आज जुम्मा है, नमाज में ज़रूर दुआ कीजिएगा। अपने और अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।